नमस्कार। हर महिला अपने पति देव की संगिनी होती है। संगिनी यानी कंपेनियन, अपने पति की सच्ची साथी। साथी और सारथी। सारथी समझती हैं ना आप? पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे और वो कहीं बाहर जाते थे तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के 3 ही साधन थे: हाथी, घोड़ा या रथ। तो घोड़े पर, हाथी पर या रथ पर बैठ करके ही वो बाहर जाते थे, और रथवान जो होता था वो उनके रथ को चलाता था। लेकिन जो रथवान था उसको सारथी भी कहा जाता था, पर उसमें एक बड़ी खासियत होती थी कि सारथी कोई आम आदमी नहीं होता था। वो कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो सिर्फ ड्राइवर नहीं था, जो सिर्फ घोड़ों को हाँकना और रथ को सही ढंग से चलाना ही जानता हो, ऐसा नहीं था। बल्कि बड़ा विश्वास पात्र होता था राजा का, अनुभवी होता था, विद्वान होता था और राजा का सलाहकार होता था। तो आप अपने पति देव की साथी भी हैं, सारथी भी हैं, और संगिनी होने का, धर्मपत्नी होने का यही महत्व है। तो कोरोना के इस दौर में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। बहुत सी नौकरियां चली गई हैं, बहुत सी और खतरे में हैं। प्रमोशनें रुक गई हैं, इंक्रीमेंट्स खत्म हो गए हैं, नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं। बहुत से बिजनेस बंद हो गए हैं और बहुत से बंद होने के कगार पे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरी प्रार्थना भी यही है। लेकिन यदि आपको ऐसी किसी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो उसका उपाय करना होगा। आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। कोरोना का प्रभाव कब तक रहेगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है, और हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। यह समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि हाल ही में WHO के मुखिया ने बयान दिया है कि कोरोना का असर अभी अगले 2 साल तक रहने की आशंका है। अब स्थिति यह है कि नई नौकरियां आसान नहीं हैं, पुरानी ही खतरे में है, तो नई की उम्मीद क्या करें? कयास जितने भी लगा लें, सच बात तो ये है कि किसी को भी पता नहीं है कि कोरोना का प्रभाव कब तक रहेगा। किसी के पास भी सभी सवालों के जवाब नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी सवाल का जवाब न हो। सो ये करते हैं कि कम से कम उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें जिनके समाधान हमारे पास हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ अपने जीवन में तनाव ही बढ़ाएंगे, लाभ कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये है कि नौकरी है नहीं और नई मिल नहीं रही, तो फिर क्या करें? आज के अपने लाइव सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीवन का आनंद। मैं हूं पीके खुराना और मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस और हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है, और सही अर्थों में आपको गृह लक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी बना देने का भी एक बहुत बड़ा गुर है, जो हम सबको जीवन भर काम आएगा और आपके जीवन में आनंद भर देगा। यहाँ मैं आपके लाभ के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ। आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख लें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु
PK खुराना पर भी इसे देख सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार ज़रूर देखिएगा। इसे दूसरी या तीसरी बार देखने पर हो सकता है कि आपको मेरी बातों में कुछ नया ना मिले, पर यह पक्का मानिए कि आपको हर बार अपने ही अंदर कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। आज की हमारी डिस्कशन में आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि आप इंफॉर्मेशन चाहती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं तो आधे घंटे के लिए बाकी दुनिया को भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आप सब इतने सब्र से और इतनी खुशी से मेरे साथ ये आधा घंटा गुजारती हैं, यह सब मेरे प्रति आपके प्रेम का परिणाम है। इसके लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको उतना ही या उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा, और मुझे मालूम है कि आप इसे दोबारा तिबारा देखकर और अपनी सहेलियों व प्रियजनों को फॉरवर्ड करके खुश होंगी। आज दशहरा है और दशहरे के इस पावन पर्व पर मैं आपको 2 सूचनाएं देना चाहता हूं। नंबर 1, हमारी तरफ से एक फ्री ईमेल सर्विस है जिसे हज़ारों लोग पढ़ते हैं। उसमें मोटिवेशनल टिप्स होते हैं जो हर बुधवार को जाती है। अगर आप मोटिवेशनल टिप्स की वो छोटी सी ईमेल, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ की छोटी सी ईमेल होती है, आप उसको सब्सक्राइब करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक है, उसे क्लिक करके आप उस सर्विस को ज्वाइन कर सकती हैं और वो फ्री सर्विस है, समाज सेवा है। दूसरी घोषणा, मुझे हर बार आप लोगों से फीडबैक मिलती है। मैं कोशिश ये करता रहा कि जो आधा घंटा आपके साथ लगाता हूँ उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आपको लाभ हो। मैं आपके मैसेजेस का जवाब तुरंत नहीं देता था, पढ़ता ज़रूर था बाद में, लेकिन जवाब उसी वक्त नहीं देता था। अब अगले एपिसोड से हम ये करेंगे कि आपके मैसेजेस में अगर कोई सवाल होगा तो उसका जवाब भी साथ साथ देंगे। तो 3 विषयों पर आप सवाल पूछ सकती हैं। नंबर 1 हैप्पीनेस, नंबर 2 रिलेशनशिप और नंबर 3 करियर एडवांसमेंट। तो हैप्पीनेस, करियर एडवांसमेंट और रिलेशनशिप पर अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अगले एपिसोड से, अगले लाइव सेशन से आप अगर मैसेज बॉक्स में कोई कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज देंगी, कमेंट लिखेंगी, तो सवाल पढ़कर उसका जवाब साथ साथ देने की कोशिश भी मैं करूंगा। अगले एपिसोड से ये फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर का आज का टॉपिक, जीवन का आनंद। हम बात कर रहे थे कोरोना के इस समय में नई नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये है कि नौकरी है नहीं, नई मिल नहीं रही, तो फिर क्या करें। दरअसल भारतवर्ष में अगर हाल के कुछ वर्षों में लोकप्रिय हुई स्टार्टअप कल्चर की बात को छोड़ दें तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें बढ़िया मैनेजर बनना सिखाता है, बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनने की, उद्यमी बनने की, अपना बिजनेस शुरू करने की शिक्षा अभी पिछले 4-5 सालों से ही शुरू हुई है, और वो भी IITs और MBA जैसे कुछ लिमिटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में है। बाहर से फंडिंग मिल जाने की सुविधा के कारण कुछ IIT ग्रेजुएट्स को यह सुविधा ज़रूर मिल गई कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाएं और उन्हें मेंटरिंग की सुविधा भी मिल जाए। लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स और यहाँ तक कि मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों को भी ये सुविधा अभी तक भी हासिल नहीं है। यहाँ तक कि MBA करने वाले ज़्यादातर बच्चे भी एंटरप्रेन्योर बनने के बजाय नौकरी की बात सोचते हैं। परंपरा अब तक ये रही है कि फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री मालिक बन गया, दुकानदार का बेटा दुकानदार बन गया, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, वकील का बेटा वकील पढ़ गया, और नौकरी पेशा आदमी का बेटा नौकरी ढूंढने में अपना समय लगाता है। यानी उद्यमी बनने की वो सीख शिक्षा से नहीं, एजुकेशन सिस्टम से नहीं, बल्कि परिवार से आती थी। और अगर परिवार में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर बनने की बात कोई विरला ही सोचता था। लेकिन कोरोना ने सिखाया है कि नौकरी कोई गारंटी नहीं है, तो हमें खुद को
आज की असलियत के मुताबिक तैयार होना है। इसका मतलब है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ना है ताकि हम डिपेंडेंट न रहें, किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर बने। ये सबको सोचना है, उन्हें भी जिनकी नौकरी चली गई है और उन्हें भी जिनकी नौकरी बरकरार है। पर मैं यहाँ एक और भी बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने पतिदेव की संगिनी हैं, उनकी सपोर्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खुद का वजूद नहीं है। आपको भी स्वतंत्रता चाहिए और आपकी भी अलग पहचान होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके पतिदेव नौकरी में हों या बिजनेस में हों और अच्छा पैसा कमा रहे हों, तो भी आपको अलग से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी अपनी पहचान भी बन सके। इसमें आपके पतिदेव की हेठी नहीं है। यदि आपकी भी अलग पहचान बने तो उनको और परिवार के बाकी सदस्यों को आप पर गर्व ही होगा। इसलिए यह मत समझिए कि अलग पहचान बनाने का मतलब पति का विरोध करना है। अपनी अलग पहचान बनाकर भी आप उनका नाम ही रोशन करेंगी। तो धर्मपत्नी होने का क्या मतलब है? धर्मपत्नी होने का मतलब है पति की सपोर्ट। पतिदेव अगर किसी भी कारण से कमाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी सपोर्ट बनिए। पतिदेव की कमाई कुछ कम है तो आप उनकी सपोर्ट बनिए। पतिदेव अच्छी कमाई कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा कमाइए। आप भी कमा रही हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आर्थिक स्वतंत्रता है। जहाँ भी आपका दिल चाहे आप उस हिसाब से अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हैं। तो ये है आपकी स्वतंत्रता के लिए हमारा कॉन्सेप्ट, आपके पतिदेव के लिए आपकी ओर से फाइनेंशियल सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। विश्व भर का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब भी नौकरियों में कमी आई है, कारण चाहे कोई भी रहा हो, तब तब स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। इससे खुशहाली बढ़ती है और आर्थिक स्वतंत्रता भी आती है। तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस धीरज से प्लान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि एक परिवार में कमाऊ हस्बैंड की नौकरी चली गई है और वो हर रोज़ प्लेसमेंट एजेंसीज के चक्कर काट रहे हैं, दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने नेटवर्क में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनको उनका काम करने दीजिए। पर उनकी धर्मपत्नी होने के नाते हाथ पर हाथ रखकर बैठने की आपको क्या ज़रूरत है? वो खुद भी तो कुछ कर सकती हैं। हमारे जीवन में एक बड़ा सा नेगेटिव फैक्टर काम करता है, इसका नाम है कर्स ऑफ नॉलेज। जी हाँ, कर्स ऑफ नॉलेज। मैं समझाता हूँ। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि हम सोचते हैं कि ज्ञान की जो बात बताई जा रही है वो हमें पहले से मालूम है, हम देख चुके हैं, कर चुके हैं, और हम उस ज्ञान की बात की तरफ ध्यान नहीं देते। इसी का यानी कर्स ऑफ नॉलेज का दूसरा पहलू भी है, जो और भी ज़्यादा अजीब है। हम अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को बहुत कम करके आंकते हैं, उनको महत्वहीन मान लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं और उनको मोनेटाइज नहीं करते, यानी उनसे आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो जिन लेडीज़ को ड्राइविंग आती है, जो कार स्कूटर चला लेती हैं, आप उनसे रश्क करती हैं, आपको उनका हुनर बहुत बड़ी खूबी नज़र आता है। पर उनसे पूछकर देखिए, वो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मानती कि उन्होंने बड़ा तीर मार लिया। अब ड्राइविंग से ही जुड़ी बात करते हैं। पहले अगर आपको कार चलानी आती है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, आप लेडीज़ ड्राइविंग स्कूल खोल सकती हैं। ये तो पक्की बात है कि किसी महिला को किसी दूसरी महिला से ड्राइविंग सीखने में हिचक नहीं होगी। तो क्या ये एक अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता? खुद सोचिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको और कुछ नहीं आता तो भी कुकिंग तो आती ही है। अचार, शरबत, पापड़, चिप्स जैसा कुछ भी बनाना आता है। एम्ब्रॉयडरी आती है, सोइंग आती है, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, रफू, जो भी आता हो आप सिखाना शुरू कर सकती हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, धीरे धीरे पैसे आने लगेंगे।
आप ट्यूशन कर सकती हैं, डांस क्लासेस ले सकती हैं, योगा क्लासेस ले सकती हैं, होम गार्डनिंग खुद भी कर सकती हैं और दूसरों को भी सिखा सकती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर सकती हैं। कुछ भी नहीं आता तो सीखना शुरू कर सकती हैं। इच्छा हो तो रास्ते निकल आते हैं। अकेली नहीं कर सकती तो कुछ सहेलियां मिलकर कर सकती हैं। कोलैबोरेट कीजिए, मिलजुल कर कुछ नया कर लीजिए, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपका काम इतना बढ़ जाए कि आप किसी को नौकरी पर रख लें। आप रोजगार मांगने वालों की कतार से निकलकर रोजगार देने वालों की कतार में आ जाएं। जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बन जाएं। क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकता है। आजकल सैनिटाइजर और मास्क की बहुत मांग है, इनकी सप्लाई कर सकती हैं। अगर आपको एक्टिंग आती है और आप फिल्मों में ना भी जाना चाहें तो भी आप मॉडलिंग में जा सकती हैं। अगर आप थिएटर में रही हैं, नाटकों में हिस्सा लेती रही हैं, तो आप दूसरे लोगों को एक्टिंग सिखा सकती हैं। ये सब इमेजिनेशन की बात है, कल्पना शक्ति की बात है, कुछ भी संभव है। आप लेखिका बन सकती हैं, कवियत्री बन सकती हैं। अब तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जहां आप बिना खर्च के अपनी पुस्तकें खुद छाप सकती हैं। आपको किसी प्रकाशक के पास जाने की, पब्लिशर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो बाकायदा ट्रेनिंग देता हूं कि कोई कहानी लिखना कैसे सीखे, पत्र पत्रिकाओं में लेख कैसे लिखे, पत्रकार कैसे बने। तो ये सब सीखा जा सकता है, आसानी से सीखा जा सकता है। एक कदम और आगे बढ़ें तो ये सीखा जा सकता है कि नॉवल कैसे लिखें, उपन्यास कैसे लिखें, किताब कैसे लिखें, और अगर लिख लिया हो तो कैसे छपवाएं, कहाँ से छपवाएं, कैसे बेचें। ये सब सीखा जा सकता है। बहुत आसान है, लगन होनी चाहिए सीखने की। फिर मुश्किल कहाँ है? लेख लिखना, कहानी लिखना आ जाने के बहुत से फायदे हैं। इसी तरह पत्रकारिता सीख लेने के भी बहुत से फायदे हैं। बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि पत्रकार होने का मतलब है कि किसी मीडिया हाउस में नौकरी की जाए। वो सिर्फ एक तरीका है, एक साधन है। पत्रकारिता सीखा हुआ व्यक्ति कई तरह के बिजनेस कर सकता है। एक नहीं, कई तरह के बिजनेस कर सकता है। ट्रांसलेशन की आउटफिट कंसल्टेंसी खोल सकता है, कंटेंट डिलीवरी की कंसल्टेंसी खोल सकता है। इस तरह के बहुत से और आइडियाज़ हैं जो एक आदमी जो कुछ भी लिखना जानता हो, अच्छी तरह से लिखना जानता हो, चाहे पत्रकारिता लिखता हो, चाहे वो लेख में लिखता हो, चाहे कहानी में लिखता हो, लिखने की आदत बन गई तो उसको मोनेटाइज करना बहुत आसान है। दिसंबर की 25, 26, 27 तारीख को मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ जिसमें हर रोज़ 3 घंटे की वर्कशॉप होगी, 3 दिन की, और उसमें मैं पत्रकारिता के गुर सिखाऊंगा और यह भी सिखाऊंगा कि पत्रकारिता सीख लेने के बाद आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकती हैं। आपकी इच्छा हो और इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहें तो हमसे संपर्क करके इसकी डिटेल ले सकती हैं। छोटे और बड़े बिजनेस की बात करें तो अपने ही देश का उदाहरण लें तो आपको बात और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। आप सब सर्फ का इस्तेमाल करती हैं, एरियल का इस्तेमाल करती हैं और निरमा का भी इस्तेमाल करती हैं। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। याद आया? कुछ याद आया? सन 1969 में करसन भाई पटेल नाम के एक साधारण से, अनजान से व्यक्ति ने निरमा बनाने का काम शुरू किया। निपट अकेले, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं। धीरे धीरे काम बढ़ा, सब्र के साथ मेहनत की और 1985 के आसपास निरमा एक नेशनल ब्रांड बन गया। सर्फ को टक्कर देने लगा। कहाँ सर्फ और कहाँ निरमा। एक तरफ एक एमएनसी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, और दूसरी तरफ एक छोटी सी कंपनी जो अभी अभी उभरी है, कुछ साल पहले उभरी है। धन, साधन और कर्मचारियों से ठसाठस भरी कंपनी सर्फ, जिसका ब्रांड देश में नंबर 1 था, और कहाँ उसके मुकाबले में निरमा। एक अकेला, निपट अकेला आदमी, पर मेहनत थी, लगन थी और बुद्धि थी, विजन थी। क्या हुआ? सर्फ हार गया, निरमा जीत गया, घर घर में छा गया। तब जब सर्फ 70 रुपए किलो था, निरमा आधे रेट पर आया और छा गया।
बाद में अपनी मार्केट बचाने के लिए सर्फ को बदलना पड़ा, अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी, मार्केटिंग टेक्निक बदलनी पड़ी, रेट रिवाइज करने पड़े, क्वालिटी बढ़ानी पड़ी, नई तरीके से नई तकनीक से काम करना पड़ा, तब जा करके सर्फ की मार्केट बची। लेकिन वो निरमा को ख़त्म नहीं कर पाए। हालात को समझकर निरमा ने भी अपनी मार्केट बनाई और सर्फ और एरियल जैसी एमएनसी कंपनियों के बावजूद निरमा का वजूद कायम है। मिडिल क्लास घरों में आज भी निरमा आता है। प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं पर निरमा है और कायम है। आप भी अपना बिजनेस बना सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, सबकी पसंद बन सकती हैं। आज आपको यही सीखना है। अब मैं एक नाम का जिक्र करता हूं, शायद आपको कुछ याद आ जाए। नाम है अरुणाचलम मुरुगंथनम। उनके दोस्त उनको मुरुगा के नाम से बुलाते हैं। कुछ याद आया? दिमाग की बत्ती जली? अच्छा, एक हिंट लीजिए। अक्षय कुमार, फिल्म एक्टर अक्षय कुमार। अब कुछ याद आया? अभी भी नहीं? ठीक है, एक और हिंट लेते हैं। पैडमैन। अब तो सब कुछ याद आ गया ना। ये सज्जन मुरुगा जी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में वेल्डिंग का काम करते थे। वेल्डर थे, खिड़कियों के ग्रिल बनाते थे। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि सभी खिड़कियों की ग्रिलों पर एक जैसे मोनोटोनस डिजाइन होते हैं। बस फिर क्या था, उनके दिमाग ने काम किया और उनकी बनाई ग्रिलों में दक्षिण भारत की संस्कृति में रचे बसे कोलम और रंगोली के डिजाइन उतर आए। उसके बाद उनकी बनाई ग्रिलों में मोनोटोनस डिजाइनों की जगह सुंदर फूल, पत्तियां, नाचते डांस करते मोर और ऐसे ही कई मनभावन पशु उतर आए। ग्रिलें ज्यादा सुंदर हो गईं, ज्यादा बिकने लगी। तो ये है क्रिएटिव माइंड, छोटे से छोटे काम को भी स्पेशल बना देने की कला। अब जरा और आगे चलते हैं। ये सज्जन मुरुगा जी एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ बाजार में थे तो उनकी धर्मपत्नी ने एक दुकान से सैनिटरी नैपकिन खरीदा। बाद में उनकी धर्मपत्नी ने सैनिटरी नैपकिन खरीदना बंद कर दिया क्योंकि वो उनके इनकम लेवल के हिसाब से बहुत महंगा था और पीरियड्स के दिनों में उनकी जगह फटे पुराने कपड़ों का प्रयोग आरंभ कर दिया। मुरुगा ने जब पहली बार अपनी धर्मपत्नी को ऐसा करते देखा तो उनकी धर्मपत्नी ने शर्मा कर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ध्यान देने की बात है कि भारतवर्ष में ऐसे विषयों पर बातचीत नहीं होती। जिस देश में शहरों के पढ़े लिखे आधुनिक तबके में भी महिलाएं अपने पीरियड्स के बारे में पुरुषों से ज़्यादा नहीं बात करती, वहाँ किसी गांव के रूढ़िवादी परिवार में महिलाएं इसके बारे में बात करना तो सोच भी नहीं सकती। महिलाओं की सेहत और हाइजीन से जुड़ा यह इम्पॉर्टेंट फैक्टर सिर्फ इसलिए अनछुआ रह जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ये जेनिटल्स से जुड़ा मामला है और उन पर बात नहीं होती। अब मुरुगा जी बाजार गए और सैनिटरी नैपकिन का एक पैक खरीद लाए। लाकर धर्मपत्नी को दिया? नहीं जी, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन को उधेड़ा और ये देखा कि उसके अंदर क्या मटेरियल है। अब आप सोचिए कि महिला होने के बावजूद कभी आपने सैनिटरी नैपकिन के अंदर का मटेरियल देखने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन मुरुगा ने देखा, उसे खोला, अंदर झांका और 80 रुपए में बिकने वाले P&G के विस्पर की जगह 10 रुपए की कीमत का एक बढ़िया नैपकिन खुद बना लिया। अब उनका नैपकिन भारत के कोने कोने में बिकता है, वहां भी जहां P&G को पहुंचने में अभी भी 20 साल लगेंगे, वहां मुरुगा का नैपकिन उपलब्ध है। बाकी की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो मेरा मतलब ये है कि जरा सा गहराई से देखने की ज़रूरत है। इतने आइडियाज़ हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि उनका कोई अंत ही नहीं है। आप में से बहुतों ने एक पिक्चर और देखी होगी, इंग्लिश विंग्लिश। श्रीदेवी अब हमारे बीच में नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्रीदेवी की इस फिल्म में एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया मैसेज था और वो मैसेज था कि महिलाएं ठान लें तो जो चाहें कर सकती हैं, बस निश्चय चाहिए, नीयत चाहिए। इस फिल्म का पहला संदेश तो ये था कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो उसे व्यवसाय बनाया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन एक संदेश और भी था, उसके लिए जरा गहरी नज़र चाहिए और वो संदेश है कि अगर निश्चय पक्का हो
तो रास्ते निकल आते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं तो भी परवाह नहीं होती, क्योंकि सामने गोल है। गोल सामने हो तो लोगों की टिप्पणियों से फर्क नहीं पड़ता। तब हम अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड होते हैं, लोगों के व्यवहार की तरफ नहीं। और जब गोल पर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य मिल जाता है, हम अचीव कर लेते हैं, तो लोगों के बोल खुद बखुद बदल जाते हैं। पहले परसू, फिर परसा, फिर परसराम, ये कहानी हम सब ने सुनी है। यही आपके साथ भी होगा। मजाक उड़ाने वाले लोग भी, चाहे वो घर के हों या बाहर के हों, जब आप सफल हो जाएंगी तो आपकी और ज़्यादा इज्जत करने लगेंगे, और तब बल्कि ये कहेंगे कि उन्हें पहले से ही पता था कि आप कोई बड़ा काम करके दिखाएंगी। इंग्लिश विंग्लिश वाली यह कहानी आपके साथ भी हो सकती है। गृह लक्ष्मी तो आप हैं ही, अब धन लक्ष्मी भी बन सकती हैं। इरादा कीजिए और काम शुरू कीजिए। मैं कुछ और टिप्स भी देता हूं आपको, आपकी आसानी के लिए। ये आइडियाज़ हैं, इनके उदाहरण से आप कई नए काम खुद कर सकती हैं। आपने बाजार से समोसे कई बार मंगवाए होंगे, खाए होंगे, कई बार घर में भी बनाए होंगे। अब सिर्फ एक बात सोचिए, अगर शहर में 50 जगह से समोसे मिलते हों तो भी आप किसी एक खास जगह से समोसे मंगवाती। क्यों होता है ऐसा? सोचिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस दुकान के समोसे साइज में थोड़े बड़े होते हैं, अंदर मटेरियल कुछ ज़्यादा होता है, स्टफिंग बेटर होती है, और ताजे ताजे तल करते हैं। अब इसे एक कदम और आगे ले जाइए। आलू के साथ आलू पनीर के समोसे, सिर्फ पनीर के समोसे, आलू चिकन के समोसे, सिर्फ चिकन के समोसे, इमली के समोसे, अमचूर के समोसे, मटर पनीर के समोसे, आलू मिर्ची के समोसे, गुड़ वाले समोसे, शहद वाले समोसे। ज़रा सोचिए, मीठे समोसे, बच्चों के मनपसंद समोसे, समोसे ही समोसे। अगर आप बनाने लग जाएं तो क्या ग्राहक नहीं मिलेंगे? बस थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है, थोड़े से एफर्ट की ज़रूरत है। आप ओरीफ्लेम, वेस्टीज, हर्बल लाइफ, एमवे जैसी किसी MLM कंपनी यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की मेंबर बन के कम पैसों में बिजनेस शुरू कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। ज्योतिष सीख सकती हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकती हैं, NLP ट्रेनर बन सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। गृह लक्ष्मी ने आपको एक बहुत बढ़िया मंच दिया है। कई एक्सपर्ट आते हैं, आप उनसे सीखती हैं और लाभ उठाती हैं। लेकिन यहाँ से नज़रिए का फ़र्क शुरू हो जाता है। समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई ब्यूटी टिप्स देता है, सीखिए और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू कर दीजिए। कोई कुकिंग के टिप्स देता है, सीखिए, उसमें अपनी कल्पना जोड़िए, नई चीज़ बनाइए और बिजनेस शुरू कर दीजिए। तड़प होनी चाहिए बिजनेस शुरू करने की, तो आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई साथ देता है या नहीं, कोई प्रशंसा करता है या नहीं। वो सब बातें आपके लिए छोटी हो जाएंगी। अर्जुन की तरह सिर्फ आप चिड़िया की आंख देखेंगी, पेड़ नहीं, पत्ते नहीं, दुनिया नहीं, गुरु द्रोणाचार्य नहीं, चिड़िया भी नहीं, सिर्फ चिड़िया की आंख। तब आप लक्ष्य पे फोकस हो जाएंगी। ये है फोकस, ये है सफलता का इकलौता मंत्र, जीवन में भी और बिजनेस में भी। फोकस कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा, खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा। मुश्किलें तो आएंगी पर आप रास्ते निकाल लेंगी। आप टीचर हैं तो लोगों को टीचिंग के गुर भी सिखा सकती हैं। आप छोटे बच्चों की टीचर हैं तो इतने बच्चों को संभालती हैं। पेरेंटिंग के बहुत से टिप्स आपको ऑटोमेटिकली आ गए, पेरेंटिंग के टिप्स सिखाइए। टीचर्स को बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जहां वो अपने लिए अपने स्टूडेंट्स के नाटक तैयार करती हैं, उनको एक्टिंग करना सिखाती हैं, उनको डायरेक्ट करती हैं, बहुत बार खुद भी एक्टिंग करती हैं। तो क्या आप अपनी इस प्रतिभा का, इस टैलेंट का लाभ नहीं उठा सकती? अगर आप टीचर हैं और आपको एक्टिंग भी आती है और भगवान ने अच्छी शक्ल सूरत दी है तो आप मॉडलिंग में जा सकती हैं, खुद का एक्टिंग स्कूल खोल सकती हैं। सब कुछ कल्पना की बात है, सोचिए और शुरू हो जाइए। कर्नल सैंडर्स ने KFC की स्थापना की तो उनकी उम्र 65 ईयर्स थी। KFC आज देश की सीमाएं लांघकर दुनिया भर में फैल गया है। हमारे शहर चंडीगढ़ में ही एक बुजुर्ग महिला है, 80 साल की, वो सिर्फ बर्फ़ी बनाती हैं।
और उनकी बर्फ़ी एक्सपोर्ट होती है। इसी साल मैंने एक अंग्रेज़ी नॉवल का फोरवर्ड यानी भूमिका लिखी। उस नॉवल की लेखिका स्निग्धा मेहता 13 साल की है, 13 ईयर्स, और उसने अंग्रेज़ी में नॉवल लिखा है जो छपा भी है। 13 साल की वो बच्ची अब लेखिका बन गई है, ऑथर बन गई है, और उसके माँ बाप को उस पर गर्व है। आप भी कहानीकार बन सकती हैं, कवियत्री बन सकती हैं, लेखिका बन सकती हैं, प्रकाशक बन सकती हैं, पत्रकार बन सकती हैं और सफल हो सकती हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस चुनना आपका काम है। आपकी स्किल्स को क्या चीज़ मैच करती है, आपके इंटरेस्ट को क्या चीज़ मैच करती है, ये आप बेहतर समझ सकती हैं। तो सवाल ये भी है कि सफल होने की उम्र क्या है। उत्तर बहुत सीधा है, बहुत आसान है। सफल होने की उम्र वो है जब आप डिसाइड कर लें। फिर कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि निश्चय करने का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, अड़चनें नहीं आएंगी। आपने निश्चय किया तो तुरंत सफलता मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। रुपए दुगने करने की कोई मशीन अभी नहीं बनी है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अड़चनें दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सलाह कोई भी दे सकता है, काम आपको ही करना होगा। ये ज़रूर है कि फल मिलेगा, मिलेगा ही। बस आपको धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना है। किसी भी काम को शुरू करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। इसका एक ही मंत्र है और वो है शुरू कीजिए, बस शुरू कर दीजिए। इसी टाइम को परफेक्ट बना दीजिए। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो या बताना हो तो आप मुझसे मेरे नंबर 6284696674 या मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर भी संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक जीवन का आनंद अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।